Good morning, students. We are going to study of the first chapter of class 11, physical world. This topic of the fundamental forces. Fundamental forces क्या है? तो पहले हम एक चीज समझते, एक चीज पे डिस्कशन करते हैं कि आखिर इस नेचर को बनाने वाली कौन सी शक्तियां हैं, कौन है कि जो हमारे प्लैनेट को, इस सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। ठीक है, जब ये बात हम समझ में आएगा तो फंडामेंटल फोर्सेस भी समझ में आने लगेगी। तो साइंटिस्टों ने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, बहुत सारे चीजों पर डिस्कशन किया। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस, जैसे आपने क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बहुत सारे इस तरह फोर्सेस आपने पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन आखिर जिस तरह से सोचो कि जब हम साइंटिस्ट ये खोजते रहे कि भाई एलिमेंट कितने होते हैं, तो आप क्लास 10th की केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा कि भाई एलिमेंट 118 होते हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं भाई, इतने चीजों से ये नेचर नहीं बना है, 118 चीजों से, 118 थिंग्स से ये हमारा नेचर नहीं बना हुआ है। हमारा नेचर कैसे बना है? तो खोजते खोजते क्या पाया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं पूरा यूनिवर्स 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक नई थ्योरी भी आ गई है जिसको हम क्वार्क्स कहते हैं, लेकिन अभी आपको इसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो जिस तरह से ये पूरा यूनिवर्स, ये सब कुछ जो कुछ आपको दिख रहा है, ये ईंट, ये पत्थर, ये घर, ये मकान, ये स्टार्स, ये पेड़ पौधे, आप, हम, पेन, कुर्सी, एनीथिंग्स, all is the made by the electron, proton and neutrons. क्लियर है? लेकिन इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड कौन करता है? ये बहुत सोचने वाला विषय है। किस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड कौन सी शक्ति कर रही है, क्या बाइंड कर रहा है? ठीक है, तो साइंटिस्टों ने जब इस पर विचार किया, जब इस पर थिंक किया, तो उन्होंने कहा कि इसको बाइंड कोई फोर्स करती है। ठीक है ना? अब वो फोर्सेस कितने तरह की है? तो साइंटिस्टों ने कहा कि भाई इस यूनिवर्स को सबसे पहले एटम को कोई फोर्स बनाती है। तो एटम को बनाने वाली फोर्स खोजते खोजते पता चला कि भाई एटम की जब जानकारी हुई तो पता चला एटम के सेंटर में क्या होता है बेटा? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, और न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इनके आउटर सेल में बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि प्रोटॉन सेंटर में होता है और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है। लेकिन इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बाइंड कौन किया है? ये इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है? तो साइंटिस्टों ने क्या बताया? इन दोनों के बीच एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम क्या है? एटम बनाना। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम क्या है? एटम बनाना। ठीक है, तब साइंटिस्टों ने फिर सोचना चालू किया। कुछ जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हुई तो ये पता चला कि भाई प्रोटॉन को तो रिपेल करता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, और एक ही एटम के अंदर, एक ही न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं ना। जैसे हम बात यदि सोडियम की करें तो सोडियम के सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन को क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट इस बात को खोजने लगे तो उन्होंने पाया कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक फोर्स लगता है, दूसरी तरह का फोर्स लगता है, जो इस फोर्स से डिफरेंस है, जो इस फोर्स से अलग है। और उस फोर्स को भी एक नया नाम दिया गया और कहा गया ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है। जो प्रॉपर्टी इसमें है वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। इसका नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम दिया गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? तो एक फोर्स क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका काम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का न्यूक्लियस को बनाना। अब देखो, न्यूक्लियस को कौन बनाया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब न्यूक्लियस बन गया तो फिर क्या बना? एटम बना। एटम को कौन बनाया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब एटम बन गए तो एटम बनने के बाद मैटर बना। अब इन मैटरों को आपस में बाइंड करने का काम, ठीक है। मैटर जैसे स्टार को सन से अर्थ को बांधने वाला,
अर्थ से मून को बाइंड करने वाला, ठीक है। इस पूरे सोलर सिस्टम को हैंडल कौन कर रहा है? तो ये हुआ कि भाई ये इसमें कोई दूसरे तरह का फोर्स है, और उस फोर्स का क्या नाम दिया गया? कौन सा नाम? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये सारे फोर्सेस जनरेट होने का, इन फोर्स के जन्म लेने का कारण अलग अलग है, सबका वर्क अलग अलग है। इसका काम क्या है? न्यूक्लियस बनाना। इसका काम क्या है? एटम बनाना। इसका काम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का इस यूनिवर्स को होल्ड करना। क्लियर है? इसके अलावा एक और भी फोर्सेस पाई गई जिसको हम फंडामेंटल फोर्स ही कहते हैं, और वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अभी समझ में नहीं आएगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये अल्फा और बीटा डीके के टाइम ये जनरेट होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये क्लास 12 में जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फंडामेंटल फोर्स क्यों इनका नाम है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस काम करती हैं वो सब इन्हीं चारों फोर्सेस में से किसी एक का रूप है। जैसे आप जानते हो, हम जब रास्ते पे चलते हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स काम करती है। जब हम रास्ते में चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स काम करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का ही रूप है, इसी का दूसरा फॉर्म है, ठीक है। कोई वो न्यू फोर्स नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को मेरे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।